इंडोनेशिया ट्रॉपिकल आइलैंड पैराडाइस लगता है, जहां लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सीज में खाने की कोई कमी नहीं। वहीं घने जंगलों में एनिमल्स की बहुत सी अलग अलग स्पीशीज रहती हैं। शानदार और ड्रामेटिक लैंडस्केप्स वाला इस नेशन ने आग से जन्म ली है। वर्ल्ड में किसी भी जगह से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज यहां हैं। इसलिए यह अर्थ पर जियोलॉजिकली सबसे वॉलेटाइल कंट्रीज में से एक है। लेकिन आइलैंड पर रहने वालों के लिए ये वोल्केनिक फोर्सेस सिर्फ लाइफ के लिए खतरा ही नहीं है, बल्कि एनरिच भी करती हैं। इंडोनेशिया का आर्किपेलागो 17,000 आइलैंड्स की एक चेन है, जो वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर के बीच में है। वर्ल्ड के लगभग सभी अर्थक्वेक्स और उसके 3/4 ऑफ एक्टिव वोल्केनोज इस ज्योग्राफिकल हॉर्स शू के अंदर आते हैं। सबसे मशहूर इरप्शन 1883 में क्राकाटोआ इरप्शन हुआ था। करीब 200 साल तक इनएक्टिव रहने के बाद इस छोटे से वोल्केनिक आइलैंड में अचानक जान आ गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। राख और पत्थर हवा में 30 से ज्यादा किलोमीटर ऊपर चले गए, जिसके एक्सप्लोजन की आवाज अर्थ पर रिकॉर्ड की गई सबसे लाउड आवाज थी। लेकिन इंडोनेशिया की जियोलॉजिकल कहानी आज भी बहुत वायलेंट है। ओशन फ्लोर के नीचे 4 टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार शिफ्ट होती रहती हैं और इसकी वजह से बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। 130 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज इंडोनेशिया के लगभग सभी मेजर आइलैंड्स को डोमिनेट करते हैं, जिससे आइलैंड्स पर रहने वाले हमेशा खतरे में जीते हैं। पहली नजर में ये लैंड सुनसान और डरावनी लगती है, फिर भी किसी तरह यहां लाइफ सिर्फ सरवाइव ही नहीं करती, फ्लरिश भी करती है। इंडोनेशिया में किसी भी और कंट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा टाइप्स के मैमल्स हैं। उनकी यहां करीब 700 अलग अलग स्पीशीज रहती हैं। सभी जानी पहचानी प्लांट स्पीशीज की 10% और पूरे वर्ल्ड की बर्ड स्पीशीज की 17% स्पीशीज यहां पाई जाती हैं। इस वोल्केनो नेशन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतने सारे क्रीचर्स यहां फ्लरिश कर रहे हैं? इंडोनेशिया की आइलैंड चेन के सेंटर में है जावा आइलैंड। यहां इस कंट्री के 1/3 एक्टिव वोल्केनोज हैं। सबसे ज्यादा जाना माना है ये भयानक सीन टेंगर कैल्डेरा। ये वास्ट क्रेटर जो 16 किलोमीटर से ज्यादा वाइड है, करीब 1 मिलियन ईयर्स पहले बना था। यह वास्ट डेजर्ट सैंड नहीं है, बल्कि राख और सिंडर है। आज इसके कोर में 4 एक्टिव वोल्केनोज हैं। माउंट ब्रोमो से हर दिन पत्थर और टॉक्सिक गैसेस निकलती रहती हैं। प्लांट्स आए दिन डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, इसलिए यहां लगभग कोई चीज सरवाइव नहीं कर पाती। फिर भी पूरे इंडोनेशिया में इस तरह के लैंडस्केप्स कॉमन हैं और यह बेजान इलाका
असल में एक एनिमल के लिए अपनी आबादी बढ़ाने की बेहतरीन जगह है। मेगापोड बहुत केयरलेस पेरेंट होने के लिए बदनाम है। यह बर्ड अपने अंडों को नेचर के सहारे इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ देती है। ग्राउस और फेजेंट की क्लोज रिलेटिव मेगापोड्स पूरे ऑस्ट्रेलिया और एशिया में पाई जाती हैं और घोंसलों के लिए वार्म सैंडी बीचेस या डिकंपोजिंग फॉरेस्ट माउंट्स चुनती हैं। लेकिन इंडोनेशिया के इस खास स्पीशीज ने एक्चुअल फर्नेस को चुना है और फ्री अंडरफ्लोर हीटिंग मिलने के लिए एक्टिव वोल्केनो से अच्छी जगह और कौन सी होगी। मेगापोड नाम का मतलब है बिग फुट और अपने बड़े बड़े पैरों से वो जमीन में आधे मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा खोद लेती हैं। लेकिन एक फीमेल खुद अपने लिए गड्ढा खोदने में मेहनत नहीं करना चाहती, खासकर जब बाकी ढेर सारी बर्ड्स इसी काम में लगी हों। इसलिए वो चोरी करने की आर्ट में मास्टर हो गई हैं। सही मौके का वेट करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर छोटे से झगड़े के बाद गड्ढे पर अपना कब्जा जमा लेती है। वो सिर्फ एक अंडा देती है और फिर उसके ऊपर वोल्केनो की गर्म राख ढक देती है। यह बच्चा 3 महीने तक हैच नहीं करेगा और नॉर्मल से बड़े योग से पेट भरते हुए वो अपने इंक्यूबेटर की सेफ्टी में ग्रो और मैच्योर होगा और पूरी तरह फेदर आने और उड़ने लायक स्ट्रांग होने पर ही अंडे से बाहर निकलेगा। इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में अकेले लाइफ शुरू करने के लिए यह परफेक्ट एस्केप टैक्टिक है। एक्टिव वोल्केनोस की जबरदस्त हीट और डिस्ट्रक्शन से दूर एक अट्रैक्टिव पैराडाइज है। पानी के नीचे से लगातार निकलते नए लैंड ने बहुत सारे वोल्केनिक आइलैंड्स को बना दिया और इंडोनेशिया की सक्सेस का यह भी एक सीक्रेट है। कुछ और ज्यादा रिमोट आइलैंड्स में सैंक्चुअरी की आइसोलेटेड पॉकेट्स भी हैं और बेहिसाब लंबे साफ सुथरे बीचेस की तरफ ओशन में दूर दूर तक ट्रैवल करने वाले माइग्रेंट्स में से एक खिंचा चला आता है। इन माइग्रेंट्स के पहुंचने तक रात हो जाती है। अपने घर लौटने की इंस्टिंक्ट के सहारे ये लेदरबैक टर्टल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर ट्रैवल करते हुए उसी बीच पर अपने अंडे देने आई है जहां ये खुद इस दुनिया में आई थी। ये अकेली नहीं है। हाई सीजन में इस बीच पर रात में ऐसी सैकड़ों मदर्स आती हैं। 45 इयर्स तक के लाइफ स्पैन वाले लेदरबैक्स वर्ल्ड के सबसे बड़े सी टर्टल होते हैं, जिनकी लेंथ 2 मीटर्स और वेट 900 किलोस तक पहुंच जाता है। अपने बड़े बड़े फ्लिपर्स यूज करते हुए ये फीमेल गहरा गड्ढा खोदकर घोंसला बनाती है। अपने फ्लिपर्स से एक बार में ये काफी सारी रेत हटा सकती है। और पूरी रात में ये इस वार्म वोल्केनिक सैंड में करीब 100 अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो घोंसले को रेत से भरकर वापस समुद्र में चली जाती है। ये फीमेल अपने बच्चों को देखने वापस नहीं आएगी, लेकिन उन्हें लाइफ में बेहतरीन शुरुआत देने के लिए उसने एक आइसोलेटेड बीच को चुना।
लेकिन आइलैंड के कुछ क्रीचर्स के लिए टर्टल के अंडे उनके फेवरेट होते हैं। इंडोनेशिया के वास्ट वोल्केनिक आइलैंड्स को घेरे सीज में बहुत अलग अलग तरह के क्रीचर्स पाए जाते हैं। इसकी कोरल रीफ्स वर्ल्ड की सबसे डाइवर्स कोरल रीफ्स में से हैं, जहां मरीन एनिमल्स की कई स्पीशीज रहती हैं। पानी का ये मॉन्स्टर लहरों के नीचे बड़े मजे से रहता है। लेकिन आज ये एम्फीबियस वाटर मॉनिटर लैंड पर मिलने वाले शिकार की तलाश में है। और लैंड पर आते ही ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अचानक इसकी भारी मस्कुलर लेग्स इसकी हेल्पर और लंबे शार्प क्लॉज इसके वेपन्स बन जाते हैं। स्नेक जैसी फोक टंग से डायरेक्शनल सिग्नल्स लेकर उसे स्मेल मिल जाती है। आज बीच पर काफी न्यूट्रिशियस खाना है। यह प्री हिस्टोरिक प्रेडेटर आसानी से अपने शिकार को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन इस बार शायद उसे पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपने टारगेट को देख लिया। वो लकी है क्योंकि लेदरबैक टर्टल मदर जल्दबाजी में अपने घोंसले को अच्छी तरह कवर नहीं कर पाई। एक क्लू रेत में पड़ा है जो उसे अंडों से भरे घोंसले तक ले गया। अपनी मदर के दूर समुद्र में होने की वजह से बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं। अंडों में बहुत प्रोटीन होता है और इसकी भूख मिटाने के लिए यहां काफी अंडे हैं। लेदरबैक के लिए यह नेचर के सबसे टफ लेसन्स में से एक था। सबसे आइसोलेटेड पड़े बीचेस भी खतरनाक प्रेडेटर्स के पेट भरने का ठिकाना हो सकते हैं। इस ट्रॉपिकल पैराडाइज से एकदम कॉन्ट्रास्टिंग बहुत बड़ा रगेड सुमात्रा आइलैंड है। यह इंडोनेशिया की आइलैंड चेन से और वेस्ट में है और सबसे वाइल्ड आइलैंड्स में से एक है। हरे भरे जंगलों से दूर इस तरह के सीन्स यहां कॉमन हैं। 40 इयर्स तक इनएक्टिव पड़े रहने के बाद माउंट सिनाबंग अब एक्टिव स्टेट में है। हंड्रेड्स ऑफ स्टीम वेंट्स लैंडस्केप में बिखरे हुए हैं जो सरफेस के नीचे हो रही हलचल के क्लूज दे रहे हैं। जबरदस्त शोर के साथ ये वेंट्स सुपरहीटेड टेम्परेचर्स पर टॉक्सिक सल्फरस गैसेस निकालते हैं।
हवा के साथ मिक्स होकर ठंडा होने पर यह सल्फर सॉलिड होकर रॉक्स को पीला कर देता है। यह सोचना भी मुश्किल है कि कोई भी चीज यहां कैसे रह सकती है। फिर भी बस कुछ ही मीटर दूर हरे भरे जंगल है। उन फर्टाइल सॉइल्स की वजह से जो सीधे वोल्केनो के माउथ से आती हैं, ये लैंड लाइफ के पनपने के लिए परफेक्ट है। जितने टाइप्स के प्राइमेट्स इंडोनेशिया में रहते हैं, उतने वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलते। अकेले सुमात्रा में ही प्राइमेट्स की 10 से ज्यादा स्पीशीज हैं। इस ह्यूज फैमिली में आते हैं लंगूर्स या लीफ मंकीज। हिंदी में उनके नाम का मतलब है लंबी पूंछ, और वो डेफिनेटली इस पर खरे उतरते हैं। लेकिन शायद सबसे अलग दिखने वाले होते हैं थॉमस लीफ मंकीज, जो नॉर्दर्न सुमात्रा के हैं। इस तरह की टिपिकल फैमिली में एक मेल और अपने बच्चों के साथ 6 फीमेल्स होती हैं। अपने नाम के बावजूद ये मंकीज सिर्फ पत्तियां नहीं खाते, फ्रूट, सीड्स और इंसेक्ट्स कम से कम इनकी आधी डाइट का हिस्सा हैं। और इस तरह की रबर ट्रीज से टेस्टी न्यूट्रिएंट से भरे जायंट सीड्स मिलते हैं। लेकिन ये पेड़ काफी दूर दूर हो सकते हैं, इसलिए इधर उधर जाने का सबसे अच्छा तरीका है जंप करना। लंबी लंबी पूंछ और पतले पतले लिम्ब्स और बहुत हल्के शरीर के होते हुए थॉमस लीफ मंकीज आसानी से जंप करने के लिए बने हैं। लेकिन ग्रुप के यंगस्टर्स इवेंचुअली प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बन पाएंगे। ये यंगस्टर अब 3 महीने का हो चुका है और उसमें अकेले ही पेड़ पर ऊपर चढ़ने की हिम्मत आ गई है। लेकिन उसे बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि नीचे फॉरेस्ट फ्लोर पर एक शिकारी घूम रहा है। रेटिकुलेटेड पाइथन वर्ल्ड के सबसे लंबे स्नेक हैं। ये फीमेल नॉर्मली रात में शिकार करती है, लेकिन अपने कैमोफ्लेज की वजह से ये दिन में भी नजर में आने से बच जाती है। ये साइलेंटली खाने की तलाश करती है। ये एक बार में एक बड़े डियर को खा सकती है, लेकिन पेड़ पर अपनी उछल कूद में लगे एक यंग मंकी को शिकार बनाने का मौका ये नहीं छोड़ सकती। जमीन पर रेंगने के साथ साथ पेड़ों पर आसानी से चढ़ने में माहिर ये पाइथन ऊपर जाने लगती है। लकीली एक ओल्डर फीमेल की पैनी नजर उस पर पड़ गई। उसने सबको अलर्ट कर दिया और पूरा ग्रुप एक्शन में आ गया।
बच्चा अब सेफ है। इंडोनेशिया के वोल्केनोज ने भले ही जंगल को ग्रो करने के लिए एक अच्छा बेसिस दे दिया हो, लेकिन लाइफ के लिए एक और जरूरी इंग्रेडिएंट है, पानी। इंडोनेशिया मॉनसून रीजन के अंदर आता है और यहां हर साल फ्लडिंग होती है। जिसका नतीजा है घने और न्यूट्रिएंट से भरे जंगल। लेकिन उन्हें बनाए रखना जंगलों में रहने वालों के ऊपर है। नए पेड़ों की ग्रोथ के लिए सीड्स का बिखरना बहुत जरूरी है। दूर से ये पेड़ काली पत्तियों से ढके लगते हैं, लेकिन शोर शराबे से उनकी असलियत का पता चल जाता है। ये जगह इंडोनेशिया की फ्रूट बैट्स की सबसे बड़ी कॉलोनीज में से एक है। फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहलाई जाने वाली ये सारी बैट्स में सबसे बड़ी होती हैं, जिनका वेट 1 किलो से थोड़ा ज्यादा होता है। इनका विंग स्पैन लगभग 2 मीटर होता है, यानी एवरेज ह्यूमन की हाइट के बराबर। ज्यादातर बैट्स से अलग ये नेविगेट करने के लिए रिफ्लेक्टिव साउंड का यूज नहीं करती, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों का सहारा लेती हैं। क्योंकि ये खुले में रहती हैं, इसलिए अंधेरे में देखना एक एक्स्ट्रा स्किल है। रात में पेट भरने वाली इन ज्यादातर बैट्स के लिए दिन का वक्त आराम करने का होता है। लेकिन ये आराम हमेशा पीसफुल नहीं होता। टेरिटरी को लेकर होने वाले झगड़े से बीच बीच में नींद टूटती रहती है। ग्रूमिंग और विंग मेंटेनेंस जरूरी है। यह डिस्प्ले सिर्फ स्ट्रेच करना नहीं है, ये ठंडे होने का तरीका भी है। इनका डार्क कलर हीट को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करता है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादातर 30 डिग्री से ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें ओवरहीटिंग का खतरा रहता है। एक डेलिकेट मेम्ब्रेन इनकी 4 बहुत बड़ी फिंगर्स को जोड़े रहती है और सिर्फ एक छोटा थंब फ्री रहता है। इनके हुक जैसे क्लॉ क्लाइंबिंग में बहुत काम आते हैं। हालांकि अपना ज्यादातर वक्त उल्टे लटकते हुए बिताते हैं, लेकिन कुछ काम इन्हें सीधे ही करने पड़ते हैं। बैट गुआनो नेचर के बेस्ट फर्टिलाइजर्स में से एक है। फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरे हुए यही वो नरिशमेंट का इंजेक्शन है जो जंगल की कामयाबी के सीक्रेट्स में से एक है। लेकिन ये बैट्स सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं फैला रही, रात भर फ्रूट से पेट भरने के बाद ये उनके सीड्स को फैला देती हैं, जो इनके गट से साबुत निकल जाते हैं। तो जब तक ये बैट्स रिप्रोड्यूस करती रहेंगी, जंगल ग्रो करता रहेगा। अपनी लाइफ के पहले कुछ हफ्ते ये बच्चा अपनी मदर के पेट से चिपका रहेगा, जब तक उसके विंग्स स्ट्रांग होते रहेंगे। 3 महीने में ये अकेला उड़ने लायक हो जाएगा। दिन ढलते ही कैंप में हलचल बढ़ जाती है। और भूख की वजह से बैट्स खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं।
भूत की कहानियों में कभी डीमन कहे जाने वाले गलत समझे गए ये बैट्स वर्ल्ड के सबसे फर्टाइल रेन फॉरेस्ट्स में से एक को बनाए रखने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लगभग 750,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को कवर करने वाला यह वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और इंडोनेशिया का अकेला ऐसा मेजर आइलैंड है जहां कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है। दिन निकलते ही जंगल के रहने वालों की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सिर्फ एक लेजेंडरी जायंट को छोड़कर, जो है सन बेयर। अपने चेस्ट्स पर गोल्डन ऑर्ब मार्किंग्स होने की वजह से इंडोनेशिया की फोकलोर ने इसे यह नाम दिया। ये अपनी क्लाइंबिंग एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। ये फीमेल रात भर इस पेड़ पर बहुत ऊपर सोती रही। नीचे का रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन ट्रंक के सब तरफ अपने बड़े बड़े क्लॉज लपेटकर और अपनी ग्रिप मजबूत करने के लिए हेयरलेस सोल्स के होते हुए ये आसानी से उतर जाती है। अब अपने ऊंचे ठिकाने से उतरने के बाद यह दिन का ज्यादातर वक्त खाने की तलाश में फॉरेस्ट फ्लोर को टटोलते हुए बिताती है। ये 100 अलग अलग स्पीशीज के इंसेक्ट्स को खा लेती है। जंगल के मॉइस्चर में गिरा हुआ पेड़ बहुत जल्दी सड़ने लगता है। फिर उसमें कई तरह के इंसेक्ट्स घर बना लेते हैं। अपने पावरफुल क्लॉज और बेयर फैमिली में सबसे मजबूत दांतों के होते हुए यह पेड़ तोड़ देती है और उसके अंदर के टर्माइट्स को चट कर जाती है। इसकी हेल्थी एपेटाइट अनजाने में ही जंगल को प्रोटेक्ट करती है। टर्माइट्स को खाकर ये उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती है, जिसकी वजह से पेड़ बचे रहते हैं। इतने चढ़ने उतरने, पेड़ को तोड़ने और खाने से थकान हो जाती है, इसलिए फिलहाल एक बार फिर सोने का वक्त हो गया है। बोर्नियो का नेबर सुलावेसी दूसरे एक्सट्रीम पर है। इस अजीब शेप के आइलैंड की नॉर्दर्न आर्म पर सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। और इस तरह की एक्टिविटी के साइंस जंगल में बहुत अंदर भी मौजूद हैं। ये क्लियरिंग है अडूडू सॉल्ट लेक, यानी नेचुरल मिनरल डिपॉजिट, जो आधे फुटबॉल पिच के बराबर एरिया में फैला हुआ है। वोल्केनिक गैसेस जमीन के ऊपर आकर हॉट स्प्रिंग्स बना देती हैं। इसका मिनरल रिच पानी इसे सुलावेसी की वाइल्ड लाइफ के लिए जैसे एक शेल्टर बना देता है। इस वाटर होल पर भी सोशल गैदरिंग होती है, जिसमें हर तरह के एनिमल्स आते हैं, जैसे मैकैक्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और सबसे अलग दिखने वाला क्रीचर बैबिरूसा। देखने में यह पिग जैसा लगता है, लेकिन इसका स्टैचर काफी लीन होता है।
इस स्पीशीज के मेल्स कुछ ज्यादा ही अजीब लगते हैं। इनके ये टस्क्स असल में एक्सटेंडेड कैनाइन टीथ हैं, जो ऐसे एंगल से पीछे मुड़े हुए हैं कि वो लगभग उनकी स्कल में घुस गए हैं। पर वो उनके वेपन्स नहीं होते, बल्कि इतने कमजोर होते हैं कि हल्के से झटके से ही टूट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन टस्क्स से पता चलता है कि मेल्स कितने अट्रैक्टिव हैं। फिर भी इन मेल्स को ब्रीडिंग राइट्स जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, और इनकी लड़ाई देखने वाले काफी होते हैं। सौ किलो के मेल्स एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। ये बहुत शानदार फाइट है। लड़ाई खत्म हुई। विनर अपनी फीमेल को क्लेम करने चल दिया। पूरे वोल्केनो नेशन में घने जंगल में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, लेकिन कोई भी टिंगी राजा से ज्यादा अमेजिंग नहीं है, जो सुमात्रा आइलैंड पर है। जमीन में गहरी क्रैक्स से सुपर हीटेड वाटर बाहर निकलता है। यहां सरफेस पर पानी अब भी बॉयल हो रहा है। हवा के कांटेक्ट में आने से ठंडा होने पर इसमें डिसॉल्व मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और ये ह्यूज डोम बना देते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और टॉक्सिक सल्फ्यूरस गैसेस की वजह से ज्यादातर एनिमल्स यहां से दूर ही रहते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट माइक्रोब्स किसी तरह अडेप्ट होकर यहां रहने लगे और इस पूल को इसका अलग कलर दे दिया। कुछ ही मीटर दूर इसी फॉर्मेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट लैंडस्केप गार्डन जैसा लगता है। चौकी डिपॉजिट से यहां स्नो जैसी टेरेसेस बन जाती हैं, जो परफेक्ट स्लोप में कटी होती हैं। पास से देखने पर ये टाइनी सॉलिडिफाइड ड्रॉपलेट्स ये यूनिक स्ट्रक्चर कैसे बना इसका क्लू देती हैं। शायद इसका सबसे अजीब फीचर यह है कि ये टेरेसेस मूव कर सकती हैं। पानी का अंडरग्राउंड सोर्स अक्सर अपनी लोकेशन बदल लेता है, जिससे सरफेस का फ्लो भी अपना रास्ता बदल लेता है और नए एरियाज में मिनरल्स डिपॉजिट करने लगता है। पिछले साल ये पेड़ जंगल में थे, लेकिन अब ये पानी में जलकर खड़े हुए हैं। पूरे इंडोनेशिया में वोल्केनिक एक्टिविटी से बने डिस्टिंक्टिव जियोलॉजिकल फीचर्स ने यहां की स्पीशीज को बहुत खास अडेप्टेशंस इवॉल्व करने पर मजबूर कर दिया। सियामैंग गिबन फैमिली में सबसे बड़ा होता है। बोर्नियो में रहने वाले इसके कजिन्स को उनकी लाउड वॉइसेस और एरियल एक्रोबैटिक्स के लिए जाना जाता है। लेकिन सुमात्रा के सियामैंग उनसे कुछ ज्यादा इवॉल्व हो गए। ये बड़ा
थ्रोट पाउच रेजोनेटिंग चेंबर का काम करते हुए जंगल में दूर दूर तक उनकी कॉल्स पहुंचा देता है। लेकिन सिर्फ इसी खूबी की वजह से यह कपल अकेला नहीं है। उम्मीद के मुताबिक इनका घर घने जंगल में नहीं होता जहां ये पेड़ों के बीच झूल सकें, बल्कि ये बहुत कम वेजिटेशन वाली एक रॉक फेस पर रहते हैं। अर्थ की क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से ये ह्यूज ग्रेनाइट क्लिफ्स ऊपर उठ गईं और एक हिडन वैली बन गई, हराओ कैनियन। इस वैली में एंडलेस वाटरफॉल्स हैं जो 300 मीटर्स ऊपर से गिरते हैं। यहां लाइफ नेचुरल रिसोर्सेज वाली वॉल्केनिक सॉइल में बसी हुई है, जिसने इस पानी के साथ मिलकर वैली फ्लोर को बहुत फर्टाइल बना दिया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ह्यूमन पॉपुलेशन ने भी इसका फायदा उठाया है। पूरे इंडोनेशिया में खाने में राइस बहुत यूज किया जाता है और ये जगह बहुत सारे पैडी फील्ड्स के लिए परफेक्ट है। शायद इंसान की प्रेजेंस और लैंड के यूज में आए बदलाव की वजह से सुमात्रा के इस हिस्से में सियामैंग्स ने मजबूर होकर पेड़ों की जगह रॉक्स का सहारा ले लिया, जिसका नतीजा यह है कि वो क्लाइंबिंग में परफेक्ट हो गए। लेकिन उन्हें बहुत संभल कर रहना पड़ता है, क्योंकि गिरे तो बचने का चांस नहीं है। जंगल के दूसरे हिस्सों में ग्रेनाइट क्लिफ्स में इनॉर्मस लाइमस्टोन केव्स बन गई हैं, जिन्हें जमीन के पानी ने कार्व किया है। इस खाली जगह में एक और हैबिटेट है जिसमें रहने वाले जरा अलग हैं। केव स्विफ्टलेट्स उन बर्ड्स में से एक हैं जो एकोलोकेट करती हैं। जैसा कि बैट्स करती हैं, ये क्लिक्स की एक सीरीज छोड़ती हैं जो आसपास की चीजों से बाउंस होती है, जिससे बर्ड्स सेफली नेविगेट कर लेती हैं। इस अनोखी खूबी की वजह है उनकी घोंसला बनाने की जगह की चॉइस। दूसरी बर्ड्स से अलग ये घोंसला बनाने का मटेरियल कलेक्ट नहीं करती, बल्कि अपनी बॉडी के फ्लूइड्स यूज करती हैं। छोटी छोटी ऊंची लेजेस से लटकते हुए ये अपने सलाइवा की लंबी लंबी लाइंस बिछाती हैं। उसके प्रोटीन्स के अनोखे मिक्स की वजह से वो केव वॉल से चिपकने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आते ही वो लगभग फौरन सूख जाता है। इस तरह का घोंसला बनाने में 1 महीने से ज्यादा वक्त लग सकता है। इस वोल्केनो नेशन में सभी को सरवाइव करने के लिए अडेप्ट होना बहुत जरूरी है। एक प्रीहिस्टोरिक हर्बीवोर ऐसा है जो बस किसी तरह एग्जिस्ट कर रहा है। वूली मैमथ का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव यह है सुमात्रन राइनो। घने जंगलों में छुपे हुए ये बहुत कम नजर आते हैं, और आज 100 से कम सुमात्रन राइनो बचे हैं। जैसा कि इन्हें देखकर लगता है ये इन लैंड्स पर सेंचुरीज से रहते आए हैं। भले ही ये सारे राइनो की स्पीशीज में सबसे छोटे हों, फिर भी ये फीमेल रात में खाने के लिए प्राइम प्लांट्स ढूंढते हुए 15 किलोमीटर तक कवर कर सकती है। चाहे बोर्नियो आइलैंड पर कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है,
लेकिन एक और फोर्स जंगल को निगल रही है, जो एक साइलेंट किलर है। यह सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस में से एक है, यानी मड वोल्केनो। अर्थ पर सिर्फ 1000 वोल्केनोज में से एक, यह एक सबसे बड़ा है। यह अपने माउथ पर 120 मीटर से ज्यादा चौड़ा है और फैल रहा है। एंशिएंट रेन वाटर अर्थ की गहराई में से फोर्सफुली ऊपर धकेला जाता है, जिससे वो रॉक और क्ले के साथ मिक्स हो जाता है। प्रेशर की वजह से मडी स्लज सरफेस में मौजूद क्रैक्स से बाहर निकल आता है। हर दिन जमीन के नीचे से फ्रेश मड बाहर निकलती है और धीरे धीरे हरे भरे जंगल के बहुत बड़े हिस्सों का सफाया कर देती है। पानी इतना सॉल्टी होता है कि कोई प्लांट यहां ग्रो नहीं कर सकता। और जैसे इतना ज्यादा मड काफी नहीं था, तो बाकी बची कसर बारिश पूरी कर देती है। आइलैंड के कुछ हिस्सों में साल भर में 4 मीटर तक बारिश होती है। इस बारिश के पानी की वजह से मड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे जंगल का और ज्यादा सफाया होता चला जाता है। लेकिन जैसा कि इस वोल्केनो नेशन में कॉमन है, जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है। कुछ के लिए मड का ऐसे निकलना सेलिब्रेट करने वाली बात है। जहां मड होगी, वहां पिग्स तो जरूर होंगे। ये फर्टाइल जंगल इन बियर्डेड पिग्स को प्लांट्स, इंसेक्ट्स और फंगी की बढ़िया डाइट देता है। फिर भी डाइट में रह गई किसी भी कमी को यह सॉल्टी सप्लीमेंट पूरा करता है। इस मड वाले पानी में बहुत मिनरल्स होते हैं। इस समय बारिश का मौसम है, वो वक्त जब फॉरेस्ट फूड की कोई कमी नहीं होती। और ये पिग्स इसी समय के हिसाब से ब्रीडिंग करते हैं, इसलिए उनके बच्चे हर जगह नजर आते हैं। एक अडल्ट फीमेल के 6 बच्चे तक होते हैं, इसलिए इन सिंगल मदर्स का काम बहुत बढ़ जाता है, जबकि मेल्स बस दूर खड़े देखते रहते हैं। बियर्डेड पिग्स की बहुत लंबी पतली टांगे होती हैं और वो यहां बहुत काम आती हैं। जहां ये छोटे स्पीडी पिगलेट्स बड़ी आसानी से मड में आगे बढ़ते जाते हैं, वहीं बड़ा पेट होने का नुकसान जरूर होता है। और बाकी की फैमिली अब खाना ढूंढने के लिए वापस जंगल में चली गई। इंडोनेशिया बहुत अनोखी जगह है। उजाड़ बंजर लैंडस्केप्स के बगल में हरे भरे और फर्टाइल जंगल हैं। अडैप्ट करने की अपनी खूबी से यहां रहने वाले एनिमल्स ने सरवाइव करने के नए तरीके ढूंढ लिए हैं। और उस हीट, मिनरल्स,